चलिए भाई, बात नहीं बेटा, इधर सुन। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से सीखेंगे सभी प्यारे बच्चे और सीखने की कोशिश करेंगे। ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। चैप्टर जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ पहले पूरा बियरा कि हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे इस चैप्टर को, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे आप लोगों के आइसोमर को पढ़ेंगे। और एक्चुअल में ये लोगों की कमजोरी ये होती है क्योंकि इसका रिदम नहीं पता पढ़ने का। कभी कुछ पढ़ लेते हैं, कभी कुछ पढ़ लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो भैया मास्टर आदमी है इसमें, ठीक है। तो हमें ये गेम पता है कि ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कितने समय में क्या पढ़ाना है। निश्चिंत होके बैठ जाओ। ऑर्गेनिक की पिक्चर मैंने शुरू कर दी है, 1 से सवा महीने में मैं इसको ख़त्म कर दूँ और एपिक लेवल पे जाके खत्म करूँ। आपको फील हो जाएगा, जिसको जहाँ से पकड़ लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको परेशान कर दोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हम किसी को छेड़ते हुए चलें, ऐसा नहीं करना बेटा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे सभी। आइसोमेरिज्म में दुनिया भर के आइसोमेरिज्म है, जिसमें अभी हम लोगों को पढ़ना है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और एक फंक्शनल आइसोमर। इन 3 आइसोमर्स को हम लोगों को डिस्कस करना होता है। सेम टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, पहले 3 पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा मूव कर जाएंगे IUPAC। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पढ़ा रहा है तो पूरे ही पढ़ा दें। भाई पूरे तो 17-18 आइसोमर है, ठीक है। एक रिदम है, उसको उसी तरीके से सीखते हैं। तो पहले ये 3 आइसोमर, फिर IUPAC, फिर बाकी के आइसोमर, फिर आपका GOC वाला 2। इस तरीके से हम लोग इसको चलाएंगे बेटा जी। इसको चलाने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे बेटा आपके जीवन में हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का हो सकता है, एक का नाम है सैचुरेटेड और दूसरे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाता होगा बेटा जी, दिस इज अनसैचुरेटेड, है ना। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो दूसरा कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा बेटा जी, अनसैचुरेटेड। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान ये है कि जहां कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहे, और अनसैचुरेटेड का मतलब है इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एनी पाई बॉन्ड आइदर इन डबल बॉन्ड फॉर्म और इन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। याद रहे, जब भी मैं डबल या ट्रिपल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ बेटू। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखना है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट। ठीक, हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी विज्ञान आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहली है जिसका नाम है एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक कैटेगरी है CnH2n वाली एल्कीन और एक कैटेगरी है CnH2n-2 वाली। अर्थात प्यारे बच्चों, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है बेसिकली एल्कीन का, और ये आ रहा है मेरे पास किसका बेटा जी, एल्कीन का। और यहाँ से कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है बेटा जी, कौन, एल्काइन। तो बेसिकली ये 3 पिक्चर जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। आसान है, बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं, फंडामेंटल टॉपिक है। जैसे मैंने तुमसे बोला C2H2, तो भैया ये एल्केन है, एल्काइन है। आपने बोला सर कितनी बेसिक बात पढ़ा रहे हो सर। ऑब्वियस है, आप 2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। जब आप इसको 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C2 4 - 2 दैट इज, ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट द एल्काइन फॉर्मेशन। और 2 बॉन्ड है तो इसको इथाइन भी बोल देते हैं। इसी का नाम एसिटिलीन भी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा जी, एसिटिलीन। चलिए सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, बात क्लियर भी है, बेसिक भी है। आप लोगों को जब मैंने ब्रिज कोर्स पढ़ाया था तो ब्रिज कोर्स के अंदर मैंने आपको एक ज्ञान दिया था जिसका नाम था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी बच्चे को याद है? जिसमें आपके टीचर ने बोला था नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स हैं प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये तो सभी बता देते हैं कि भैया इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अनसैचुरेशन है। लेकिन कितना अनसैचुरेशन है दैट विल बी डिफाइंड बाय डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है? मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये रिंग दे दी और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि DU की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे सर,
एक तो ये रिंग और दूसरा ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ जो डी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3। क्या मैं समझा पाया इतनी बातें प्यारे? बिल्कुल नोट करने की आवश्यकता है नहीं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसको हम नोट करो। जरूरी बात है, बहुत ध्यान से पूरी तरफ सभी क्लास के बच्चे देखेंगे। सभी डेटा आज की क्लास का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा जी, मेरे पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका दारू, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ईथर, बेलाविटा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बेलाविटा गोल्ड है और दूसरा तरफ मेरे पास कौन है बेटा जी? अल्कोहल है। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आंसर आ जाएगा C2H6O। और भाई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा जी? C2H6O। आप एक बात बताओ, जो काम दारू का है क्या वही काम परफ्यूम का है? आप बताइए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और परफ्यूम खत्म हो जाए तो क्या बाटली छिड़क के चले जाएंगे क्या? नहीं ना, ऑब्वियस है। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों की स्मेल, दोनों का टेस्ट, दोनों का कलर, इनके अंदर डिफरेंस पाया जाएगा, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा जी? सेम। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एक टर्म से पुकारते हैं जिसका नाम है आई। ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए लेकिन दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हो, तो हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आप लोगों? आप कहोगे महा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा जी। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और डेटा को पूर्णतः अपने फेवर में बनाएंगे। चलिए समय आ चुका है आप लोगों को आइसोमेरिज्म सिखाने का। बहुत ध्यान से सीखेंगे प्यारे बच्चों, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक टर्म जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमर मैंने पढ़ा दिया, आइसोमेरिज्म क्या होता होगा? जैसे इज्म जहां लगता है उसका मतलब है ये फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? भाई बताना जरा माधव, मन्नत, मिष्टी, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी वॉइस के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है? मुझे बताइए जरा, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को? मैंने आपसे बोला आइसोमेरिज्म का मतलब है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल पढ़ाएंगे भाई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। चलो सर मान लेते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो बातें सही है, तो चलो एक्चुअल में ये तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई। ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या नाम है मेरे भाई इसका? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जो दूसरा टाइप है वो बेसिकली है मेरे पास स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, एक है बेटा जी स्ट्रक्चरल, तो दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल क्या कहता है और स्टीरियो क्या कहता है समझेंगे सभी। देखिए वैसे तो नाम से आपको पता लग जाना चाहिए, स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है 2D प्लेन अप्रोच, यानी कि 2 डायमेंशनल अप्रोच। लेकिन अगर फॉर्मूला या डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको क्या बोलना है? सुनो भाई सर, एक बात सुनो सर बेटा, मैंने एक कंपाउंड लिखा, ये CH3, ये है CH2, ये है O और ये है H।
वहीं दूसरी तरफ लिखा CH3, ये O है ये, और ये CH3। अच्छा, क्लास में किसी बच्चे को ये तो बनाने में दिक्कत नहीं होती। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना रहा है। एक अगर कार्बन का ऑक्सीजन में बॉन्ड है तो 3 ऑब्वियस है किसके साथ होगा बेटा जी, हाइड्रोजन के साथ। उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों श्री भाई, इतना क्या देख लिया? तो ये यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ किस किस का बॉन्डिंग है, जरा चेक करके बता। वेयर कार्बन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज फर्दर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, इज इट ओके? कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके बीच में बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन। जबकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और फिर ऑक्सीजन के साथ किसका बॉन्ड है बेटा, अगेन कार्बन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यस देयर इज ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। यहाँ देखिए तो यहाँ पर कार्बन के बाद सीधा ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के बाद ऑक्सीजन से बॉन्डेड है फिर कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट कनेक्टिविटी हो रही है। अब इसी बात को अंग्रेजी में लिखने का तरीका यही लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। सर इसको याद कैसे करेंगे सर? देखो आपको पता है फरीदाबाद के अंदर एक जगह आती है, नाम है इसका वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ का जो DC है वो कहाँ बैठता है, बाटा। बाटा सुना है ना आप लोगों ने, बाटा चौक। ऐसे याद करो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। बोलो डेटा समझ में आ गया? और भाई ये जो DC होते हैं ये कौन होते हैं, कोई बच्चा बताए? सर ये IAS ऑफिसर होते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। गांव में कोई चले जाओ किसी भी गांव में, बोलो कि मैं IAS बन गया, तो उनको सुनने देगा लड़का IAS बन गया है, IS एक आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है IAS बनो। तुमने सुनी है ना वो मूवी का डायलॉग, मिर्जापुर वाले को मारता हुआ बोलता है IAS बनो, क्या नेतागिरी कर रहे हो? तो IAS नहीं IS ऐसे समझो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब अंडरस्टूड है, कहीं कहानी किसके बारे में चल रही है बेटा, 3 डायमेंशन के बारे में चल रही है। ठीक है ऋषि, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देख। आ जाएगा ये वायर में दिक्कत हो रही है बेटा, मैं क्या करूँ, तुम लोग की चल रही है। वायर ऑर्डर तो मुझे 10 से 12 दिन हो गए हैं, कल और आ जानी चाहिए थी। कहाँ से आ रही है पता नहीं, हिमाचल से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो जिससे आ रही थी उसका ट्रैक लग गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ बेटा बताओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात कर रहा था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। इसमें कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है समझो। सबसे मेन जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उनके ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला आइसोमर है, नाम है इसका चेन आइसोमर। इट्स नॉट चैन, इट इज चेन आइसोमर। C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज व्हाट C। चेन आइसोमर के बाद अगला आइसोमर आता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, P से। और इसके बाद जो आइसोमर आता है चेन, पोजीशन, और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था फंक्शनल आइसोमर। ये 3 आइसोमर आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए गए हो बेटा जी। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर के बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए बेटा रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए बेटा मेटामर, मेटा नॉट मेटो, मेटामर। लास्टली आपके पास आता है, नाम है इसका टोटो, टोटोमेरिज्म। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा इसमें से ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। चेन भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, तब उस केस में फंस जाओगे। तो उस केस में सर्किट ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। इसमें जो काम की बात आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो आइडियली इन 2 पर ज्यादा फोकस रखेंगे। समय मिला तो फंक्शनल भी पढ़ेंगे, सुन ले ध्यान से। पहले अभी बात कर लेते हैं हम लोग किसके ऊपर, अभी बात कर लेते हैं हम लोग
सर अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा आइसोमर प्रेजेंट हो गया तब हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जमीन कहाँ मिली है? तो बच्चा बताए। कह रहा नहर पार। अरे नालायक। सीपी बिल्कुल सही कह रहा है, कनॉट प्लेस में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन है, परफेक्ट बात है। अब मैं कह रहा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब औकात से ज़्यादा है तो मतलब पूछने में भी क्या मतलब वो है, वो बताएगा 1 करोड़ रुपए गज। ऐसे 1 गज नाप लो और एक काम की बात यह है कि जो भी देश के रईस लोग होते हैं वहाँ पर सीपी का घर जरूर होता है उनका, ऐसा जो मैंने सुना। मान लो कल को बहुत पैसा आ जाए तुम्हारे टीचर के पास, ठीक है, क्या कह रहा है नहीं आएगा? लास्ट में टोटोमेरिज्म लिखा है बेटा, बहुत टोटोमेरिज्म, TAO टोटोमेरिज्म। सुनो, मान लो बेहद पैसा आ गया, बहुत ध्यान से इधर देख लें, और भाई मेरा मन हुआ एक घर ले लिया जाए। कहाँ लूँगा बेटा मैं बताऊँ? और कोई मुझसे मेरा एड्रेस पूछेगा तो बताइए मैं उसको कैसे एड्रेस दूंगा? मान लो प्राचिता ने पूछा सर आपका एड्रेस कहाँ है, तो सर थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे राइट फ्रॉम सीपी, राइट फ्रॉम सीपी। अरे क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है रिंग की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है टोटोमेरिज्म की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है मेटामर की, देन चेन, देन पोजीशन। अरे क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, कभी कभी 2 कंपाउंड्स में चेन भी होता है और पोजीशन भी होता है। उस केस में आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हो? चेन को। बोलो गेम समझ में आ रहा है? ऑल्दो यहीं से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्टिंग्विश हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा और आगे की चीज़ें आप लोगों को बता दी। याद करने का तरीका, राइट फ्रॉम सीपी, ये मैंने जो ऑर्डर आपको बताया दिस इज ए प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात तुमसे कहनी है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब जो स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर भी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला आइसोमर है उसका नाम है कन्फर्मेशनल। क्या नाम है इसका? कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या नाम है बेटा जी इसका? कन्फर्मेशनल आइसोमर। और जो दूसरा इसका टाइप है इट इज कन्फिगुरेशनल, कन्फिगुरेशनल आइसोमर। एक कन्फर्मेशनल है, एक कन्फिगुरेशनल है। अब कन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या अंतर है एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी वाला। कन्फर्मेशनल आइसोमर और कन्फिगुरेशनल आइसोमर में क्या अंतर है? कन्फर्मेशनल आइसोमर की मेनली 2 से 3 फॉर्म होती है। सबसे पहली फॉर्म का नाम है न्यूमैन, नया आदमी, न्यूमैन कन्फर्मेशनल, और दूसरी सॉहॉर्स। घोड़े को देखो, न्यूमैन और सॉहॉर्स आइसोमर, राइट? ये बाद में पढ़ेंगे। कन्फिगुरेशनल के अंदर आते हैं आप लोगों के सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, आर आइसोमर, रेक्टस, और एस आइसोमर, सिनिस्टर, और आपका फेक आइसोमर, और आपका मर आइसोमर, और भी दुनिया भर के आइसोमर हैं। इसके अंदर कन्फिगरेशनल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सर एक बात बताइए, क्या हमें अभी इन सब की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तब इनको पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, इसलिए इनका नाम स्टीरियो आइसोमर है। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल की ही बारे में बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो आइसोमर सर बता रहे हैं उसका नाम है बेटा जी फेक आइसोमर। कृपया करके नोट कीजिए स्पीड में, नोट इट डाउन। कन्फर्मेशनल के अंदर न्यूमैन और यहाँ पर सॉहॉर्स, आर एस रेक्टस और एस होता है सिनिस्टर। इनको नाम से आर एस नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म आर अलग है, एस अलग है, जैसे सिस अलग है, ट्रांस अलग है। जल्दी जल्दी इसका एक डायग्राम टाइप का बना लीजिए। ट्रांस है, एक आर है, एक एस है, एक फेक है, एक। अभी
आपको इस पर फोकस करके रखना है, बस पढ़ाते हैं। चलो इधर आएंगे सभी मेरे प्यारे, आगे बढ़ेंगे क्लास के सभी बच्चे। प्यारे बच्चों एक बार बोर्ड की तरफ देखना सभी, प्यारे एक बार बोर्ड की तरफ देखना सभी। बड़ा ही सिंपल है जीवन तुम्हारा, देखो कैसे। आइसोमर की ना एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है मेरे भाई? आइसोमर वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। आइसोमर वो रहेंगे जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइसोमर वो रहेंगे जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या रहेगा बेटा जी, सेम रहेगा। सर नहीं समझ में आया मेरे भाई, इसका नाम है अल्कोहल और इसका नाम है ईथर। आप बताइए इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? आप कहोगे सर ऑब्वियसली इट इज C2H6 और भाई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला देखूं तो मैं इसको 1 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, C2H6 वही बन जाएगा। पूछो तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि सिंपलेस्ट नंबर आपको डिवाइड करना होता है। तो 1 से डिवाइड करूंगा तो देखो देखो सेम बन रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। यस सर नो, दोनों का एम्पेरिकल भी क्या आ रहा है बेटा जी, सेम ही आ रहा है। व्हाट अबाउट DU? आप बताइए जरा, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। DU का मतलब होता है रिंग प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ तो रिंग है और ना ही डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड बेस। चलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बालक को? हाँ बेटा, रिंग होनी चाहिए थी ना, कंपाउंड में रिंग ही नहीं है। CH3CH2OH, रिंग कहाँ से आई? रिंग मतलब साइक्लिक रिंग। बोलो गेम समझ में आया? अब पहली बात सुनो भाई, मैं पहला आइसोमर और दूसरा आइसोमर दोनों को एक साथ पढ़ता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने भाई। पहला आइसोमर जिसका नाम है चेन आइसोमर और दूसरा आइसोमर जिसका नाम है पोजीशन आइसोमर। बस अभी जो मेहनत लगनी है वो लगनी है, फिर सवाल ही सवाल है। चलो जी देख लेते हैं। सर एक बात बताओ ना, पोजीशन और चेन आइसोमर में क्या डिफरेंस है? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, इसमें भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रहेगा, सेम। इसमें सर सेम ही क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी सेम क्या रहेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप लाइक OH आ गया या डबल आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी बिल्कुल सेम ही रहेंगे डबल ट्रिपल की फॉर्मेशन। यहाँ जो डिफरेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को चेन के अंदर, यहाँ मिलेगा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स मिलेंगे, जबकि यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो पोजीशन आइसोमर में डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या सर समझ में नहीं आ रहा, सर क्या बोलते चले जा रहे हो आप? टेंशन ना ले बेटा जी, बस सर की एक बात सुनो भाई, मैंने तुमसे बोला दोस्त, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है ना, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये चौथा कार्बन, ऐसे लगा दिया। आप समझ पा रहे हो? ये मेन चेन है और यहाँ भी मेन चेन क्या है दोस्त, और ये वाली चेन कौन सी चेन मानी जाती है, साइड चेन या ब्रांचिंग? पढ़ा है ना आप लोगों ने इतना? तो सर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब कुछ सेम मिल रहा है, लेकिन अंतर है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, और यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है जी, 3। अंतर है। अब थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है, सर इसको पोजीशन बोले या चेन आइसोमर बोले, तो सर की एक निंजा टेक्निक समझ लोगे तो उसके सामने ये सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। इसलिए बहुत ईमानदारी से इस डेटा को समझिएगा, अगर चाहते हो तो बड़ा सीखना, और चाहते हो नहीं हम कोई CBSE का ज्ञान रटेंगे तो रट लो भाई, फिर कौन रोकेगा तुम लोगों को? ठीक है, बहुत ध्यान से सर की एक बात समझने और सीखने करेंगे सभी बालक। मैंने तुमसे बोला ये कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कंपाउंड 1 और यहाँ मैंने एक कंपाउंड लिख दिया इसी के रिजेंबलिंग कंपाउंड 2। सबसे पहला काम है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, कर लिया, सेम आ रहा है, तो यहाँ पर A निकालो A और यहाँ पर T,
आपको जो ट्रिक पढ़ा रहा है उस टीचर का नाम है अरुण सर। इसका मतलब अरुण सर की एक ट्रिक सीखनी आज आपको। क्या? ए का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? जैसे इस वाले सवाल में मेन चेन में कितने कार्बन हुए बेटा जी? 4। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 4। ई क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड चेन। मैंने नंबर ऑफ कार्बन नहीं बोला, मैंने बोला नंबर ऑफ साइड चेन। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, साइड चेन जो हो वो कार्बन ओनली हो, यानी कुछ और नहीं है कि क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आपको साइड चेन मान बैठो ना। साइड चेन कार्बन ओनली, जैसे कि तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये 4 और यहाँ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 0। जबकि यहाँ मैं देखता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है? 3 और टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी? 1। क्या गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ऐसा करने पर AT ऑफ कंपाउंड 1, AT ऑफ कंपाउंड 1 इज इक्वल टू AT ऑफ कंपाउंड 2, AT ऑफ कंपाउंड 2, देन इट हैज पोजिशनल आइसोमर। ये हमेशा कौन सा आइसोमर रहेगा? पोजिशनल। दूसरी बात, इफ AT इज नॉट इक्वल टू द अनदर AT, देन दिस इज ओनली चेन आइसोमर। क्या गेम समझ में आया जो मैंने अभी बोला प्यारा? मैंने बोला अगर ये बराबर ना हो तो यही किसके बराबर है बेटा जी? चेन आइसोमर से। बड़ा ही बोरियत से भरा हुआ है यार, ये ऐसा है ही नहीं, मजा आने वाला। देखो यहाँ देखा तो 4040 बना 80, यहाँ देखा तो कितना बना बेटा जी? 30 बना। एक बार बताओ क्या ये बराबर है? नहीं। और बराबर नहीं है तो इन दोनों में रिलेशन बता दो जल्दी से। दे आर चेन आइसोमर। मैंने केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स बना दिया इसके अंदर। आप अगर एक बार मेरी ट्रिक को ढंग से अप्लाई करना सीख गए ना, मैं तुम्हें ट्रस्ट दे रहा हूँ, ये तुम्हें ट्रिक कभी भी धोखा नहीं देगी। एक बार इसको अप्लाई करना सीख गए, धोखा नहीं देगी कभी भी। हमेशा आप लोगों को कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व कराने में समर्थ है ये ट्रिक। मैंने क्या बोला प्राचीता? दोबारा सुन। एक कंपाउंड में ए निकाल और टी निकाल, दूसरे कंपाउंड में ए निकाल और टी निकाल। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो दे आर पोजिशनल आइसोमर। वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो आंख बंद करके दे आर चेन आइसोमर। बोलो गेम्स खत्म हो जाता है यहीं। कृपया करके नोट करें इसको स्पीड में। अब मैं तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाने की कोशिश, ऐसा होगा ही नहीं। दोनों कैसे पॉसिबल है? खुद सोच रहे, ऐसे नहीं होगा। वो दूसरा कंपाउंड बनता है बहुत तगड़ा हुआ तेरा। प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर कितनी प्यारी बातें पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। बस आप लोग अब अपनी नजर दूर पर गड़ा लो भाई। इनमें से एक आध सवालों के आंसर मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले सवाल है या पोजीशन। इधर देख सिद्धार्थ, सबसे पहले एक बात बता, ये CH3 CH2 हो सकता है किसी बच्चे को ये ना पता लगता हो यार ये CH2 आएगा क्या है। फॉर्मूले होते हैं नॉर्मल, आप ऐसे लिख लो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब बेटा जी ऑब्वियस है एक बॉन्ड बना रखा है तो कोई और नहीं तो उसका भाई हाइड्रोजन हमेशा उसके साथ रहता है। कमी पड़ते ही कौन उसके साथ आ जाना है बेटा जी? हाइड्रोजन आ जाना। वही बात ऊपर इन्होंने लिखी है। सी, मुझे बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेक करके बताओ जल्दी से। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ आ जाओ जी। इस चेन में कार्बन हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये भी याद रहे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 3 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से डेटा 40, यहाँ से डेटा 30। क्या ये बराबर है? नहीं है तो बताइए दोनों में रिलेशन कैसा? चेन। तो मजा आ रहा है या फिर सोच से परे ये डेटा आ जाता है बेटा जी, है ना? सोच से परे जो है ये डेटा आप लोगों के सामने होता है। बोलो गेम समझ में आ गया यहाँ तक? पर याद रहे, आप ये भी ध्यान रखें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। आप देख लो
वहाँ 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं मुझे 10। यहाँ भी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं मुझे 10। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन 8 होती तो मैं बोलता देयर इज नो रिलेशन या दे आर नॉट आइसोमर, दे आर नॉट आइसोमर। यहाँ आ जाते हैं इस सवाल में, देखेंगे सबसे पहले सर आप कैसे भी कर लीजिए। सर यहाँ आ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन जो मुझे नजर आ रहा है दैट विल बी 4 और टी की वैल्यू क्या नजर आ रही है 0। यहाँ आ जाते हैं सर यहाँ जो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में नजर आ रहे हैं वो 3 है और टी की वैल्यू क्या आ रही है 1। आप समझ जाओ ये वैल्यू तो बराबर हो ही नहीं सकती सर, अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होती अगेन दे हैव अ कैरेक्टर व्हिच इज कॉल्ड चेन आइसोमर। बोलो गेन समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखेंगे सभी। यहाँ पहले देखकर बताओ क्या आपको लगता है ये 1 2 3 4 5 और H कितना है बेटा जी, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ चेक करना सर, यहाँ नजर आ रहा है मुझे C4 और इसको ना पूरा ढंग से बताना भी सीख लो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। और आप जानते हो कि सर जब कार्बन के साथ कोई और नहीं तो भाई हाइड्रोजन तो रहेगा 4 वैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे दोस्त, इसका मतलब ये तो बात सही है सर। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है और टी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और टी की वैल्यू क्या आ रही है 1। अगेन दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेन आइसोमर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप लोगों का दिमागी बोझ कम कर दिया मैंने ये बात बताते ही? क्या आपको केमिस्ट्री पे जाना नहीं, आपको मैथमेटिक्स से खेलना है इस सवाल को? यहाँ आ जाओ। अगेन सर यहाँ देखता हूँ नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज इक्वल टू 4 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 0। यहाँ आ जाता हूँ तो ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है बेटा जी 3। ये सर सारे आप एक क्या चेन रिलेशन भी आ जानी चाहिए। देखो यहाँ आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन देखो। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन जरा काउंट करके बताओ सर, दैट विल बी 6 और साइड चेन में कितने कार्बन साइड चेन कितनी है ये सवाल है। तो 2 साइड चेन, मान लो यहाँ एक और होता कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 2 ही। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ जरा बताइए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है 6 और टी की वैल्यू क्या आ रही है 1, जबकि यहाँ मैं देखता हूँ तो ए की वैल्यू 6 और टी की वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर कोई रिलेशन पहले और दूसरे में पूछता है तो मेरा आंसर होगा चेन आइसोमर। कोई पूछता है दूसरा और तीसरा, मेरा आंसर होगा चेन। लेकिन पहला और तीसरा, अरे सीख गए, शाबाश बच्चों। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान फंडामेंटल डेटा है, क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल बेसिक सवाल, चलो देखकर मुझे बताओ बेटा जी, इस सवाल को जरा देखकर बताओ सर कैसे करते हो आप। देखो ना ये 2 डंडा नजर आ रहे हैं, मतलब वो है साइड चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन दिव्याना कितने हो जाएंगे बेटा जी, यहाँ आ जाएगा 6 और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनुष्का 2। कैसे पता लग रहा है सर, 2 ही तो साइड चेन है। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी नजर आ रही है 6 और टी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा जी 2। सर जब ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है 62 तो 62, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, ये आ जाएगी आपकी पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन। छापिए, थोड़ा स्पीड में छापिए क्लास के सभी बच्चे, छापने से होगा, छापते रहिए। जितना ज़्यादा छापोगे उतना ज़्यादा छपेगा। नोट करो भाई स्पीड में, नोटेड, आरब नोटेड। भरपूर ईमानदारी से इस डेटा को सीखिए, भरपूर ईमानदारी से इस डेटा को सीखिए। आज उसको बुला लेते यार, एक वो 10th का बच्चा था ना, चलो पर कोई बात नहीं। गुनिका जब तुझे मैंने सबसे पहली बार पढ़ाया था तो यही टॉपिक पढ़ाया था ना, याद है मुझे, तुझे और उसको एक और बच्चा था वो फैजान का भाई, क्या नाम है उसका, सोबान। चलें दोस्त आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट T1 और 2 होगा। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 5? 1 2 3 4 5 ये वाला। T की वैल्यू 2 होगी ना बेटा, और यहाँ पर ये वैल्यू 1 होगी। सेकंड पार्ट में 1 2 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, यहाँ है नंबर ऑफ साइड चेन। तो इसको एक ही चेन मानेंगे ऋषभ, है ना, इसको एक ही साइड चेन माना जाएगा ऋषभ। आगे बढ़ जाए, बोलो प्यारे बच्चों, ऋषभ समझ में आया बेटा? बता ऋषभ, आदित्य यादव, जय, मन्नत, ऋषभ, वेदांश, यादव गुप्ता, मनिका, मिश्री, जल्दी से बता। मिश्री, 12th में नया टॉपिक शुरू होगा बेटा, कम्युनिकेट कर लियो मुझसे और इसमें बैठना शुरू कर। अगला सवाल, नोट हुआ? जल्दी करो यार नोट, कितना समय लेते हो तुम लोग। स्पीड में लिखा करो, स्पीड में लिखने से होता है। मनिका, मनिका, मन्नत एंड मिष्टी। मनिका एक बार मैसेज करियो मुझे, देखो तू प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, मनिका है। करने के लिए समय दे रहा हूँ बेटा जी, पूरे 5 मिनट, ठीक है? नोट हो जाना चाहिए बेटा, है ना? अभी देखते हैं कितने बच्चे अगले सवाल में, मतलब पूरी स्लाइड को सॉल्व करने के लिए 5 से 7 मिनट बहुत रहेंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं भाई मैं कर पाता है नहीं कर पाता। स्टार्ट हो जाओ से मेरा भाई, इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? जरूरी नहीं है आइसोमेरिज्म हो, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है मॉलिक्यूल आइडेंटिकल, हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिकली डिफरेंट हो, बट दे आर नो नहीं पता। हुआ क्या? अगर इस सवाल में देखें तो पहले वाले सवाल का आंसर देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। पहले वाले सवाल का जो आंसर होना चाहिए वो सर आप कहोगे सर आप देखो ना, ये चेक करो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 4 कार्बन, 5 6 8। यहाँ चेक करें तो 1 2 8 9। इसका मतलब भाई दे आर नॉट आइसोमर, ये आइसोमर ही नहीं है। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता है? दे आर नॉट आइसोमर, बोलो गेम समझ में आ गया। अगला मैंने तुमसे बोला एक कंपाउंड मुझे दिखाई दे रहा है और एक कंपाउंड मुझे दिखाई दे रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या आ रही होगी? इसमें टी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इसमें ए की वैल्यू 6 और टी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। दे आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? देखो यहाँ 1 2 पोजीशन पे है और 3 4 5 पे, जबकि यहाँ 1 2 3 4। ये समझ में आ रहा, आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? दे आर पोजिशनल आइसोमर। यहाँ आ जाओ, यहाँ जाते हैं तो यहाँ मिलता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 है और टी की वैल्यू क्या है बेटा? 161 आ रहा है। यहाँ जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अगेन ए की वैल्यू क्या आ रही है? 6 और टी की वैल्यू क्या आ रही है दोस्त? लेकिन एक बार चेक कर लो, क्या कहीं आइडेंटिकल मामला तो नहीं है? पता लगता है तो यहाँ से 1 ये 2 ये 3 पे मिथाइल ग्रुप है। यहाँ चेक करें कि 1 ये 2, ओहो, इसका मतलब पागल बनाया जा रहा है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ के ऐसे लिख दिया बस, बहुत आसान। इसका मतलब इसको आप बोलेंगे आइडेंटिकल। ये बारीकी वाली बात है, अच्छे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अगला आ जाए, आइडेंटिकल कैसे हुआ? कोई चीज ऐसे थी, का मतलब यहाँ CH3 CH2 CH
CH3 CH2 CH2 C, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सी इधर देख ध्रुव, अब इस पूरे डेटा में ना आपने इसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया, इसको ऐसे घुमा लिया, ऐसे तो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे, तो बोथ आर सेम है। ये तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, सेम हो गए। आप इसमें थोड़ी ना पोजीशन या आप क्या बोलते हैं चेन आइसोमर बोलोगे, क्यों? क्योंकि तो मॉलिक्यूल ही सेम है। जब मॉलिक्यूल सेम है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई पोजिशनल डिफरेंस नहीं है, कोई चेन का डिफरेंस नहीं है। सी जनरली आइडेंटिकल वाला केस जो बनता है वो बनता पोजीशन आइसोमर में ही है, चेन तो साफ पता लगता है कार्बन के डिफरेंट होंगे। सी अगला आ जाओगे, इस केस में देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन कितना नजर आ रहा है मुझे, 6, और यहाँ टी की वैल्यू 2 नजर जिसको आ रही है वो पागलपंती कर रहा है। मैंने बताया था नंबर ऑफ साइड चेन से है, और वो लिखा था ब्रैकेट में कार्बन ओनली। यहाँ जब सिमर कितनी वैल्यू आ जाएगी 6, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। का नेचर कैसा हो गया जी, पोजिशनल आइसोमर, सिंस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे, ए की 3 और टी की 3, यहाँ ए की 4 और टी की 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज टिपिकली सेम। आप कैसे देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेता हूँ मैं, तो कैसा आइसोमर बन जाएगा चेन। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ जाते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। आप देखो थर्ड पे ही यहाँ पर क्या इथाइल और थर्ड पर ही क्या इथाइल, तो मतलब भाई तुम क्या लगा रहे हो यार, ये सेम ही चीज है यार, ये आइडेंटिकल हो गया। ये कैसा हो गया मेरे भाई, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा सवाल था ये वाला, इसको सीखने में समय लगता है। जिस बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता कि नंबर पहले देते हैं डबल बॉन्ड पे, उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। वो क्या काम करेगा, ऐसे देखेगा और बोलेगा नहीं 3 पे अलग है, वहाँ अलग है। लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आप लोगों का एल्केन में से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले होती है। चलिए मेरे भाई आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है, बताइए जरा इसमें मेन चेन में कितने कार्बन हुए बेटा जी, 6, इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा। और टी की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसको 3 दिखाई दे रही है, नलाए के भाई। इसमें ए की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा 6, और टी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है 2। बोथ आर डिफरेंट, देन इट इज कौन सा वाला आइसोमर बेटा जी, चेन आइसोमर। तो मजे वाली बात समझ में आ रही है बेटा? मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अगर ये सवाल नॉर्मल बच्चे को दिया जाए जिसने वो थ्योरेटिकल डेटा पढ़ा होगा, उससे पूछेगा तो इसमें पक्का पोजीशन लगा, तो उसको लगेगा देखो ये पहली पोजीशन में तीनों है, यहाँ देखो अलग अलग पोजीशन, तो ये सोच ही नहीं पाएगा कि भैया आंसर बिकम। बोलो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? कृपया करके इसको नोट करें स्पीड में। नोट कर लिया क्या? बताइए भाई, क्या ये सवाल मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? भाई सब डेटा क्रिस्टल क्लियर है? अब समझ में आ रहा मुझे। आंसर बताइए भैया इस सवाल का, ट्राई कीजिए भाई ये 5-6 सवाल। बेटा CLBr को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया, रूल के अनुसार टी जो होता है नितांत, वो होता है नंबर ऑफ साइड चेन, और साइड चेन में ब्रैकेट में लिखवाया था कार्बन ओनली। ये रूल है भाई सर का। जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी पहले सॉल्व करें फिर आगे बढ़ें। हाँ बेटा, ऑक्सी होता है, इपॉक्सी ग्रुप होता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए पहले बात बता देता हूँ, यहाँ जो आपने मेन चेन ली होगी वो कहीं ये तो नहीं लिखी,
यहाँ जो मेन चेन होती है ना बेटा, ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऑल्दो आप वो ले लोगे आंसर नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा नॉलेज के साथ पढ़ना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 4, और टी की वैल्यू साइड चेन एक तो ये वाली रही और एक ये वाली रही, यानी कि 2 रही। यहाँ आ जाओ आंसर, यहाँ मेन चेन आएगी कुछ ऐसी, 1 2 3 4 5, तो ए की वैल्यू 5 आते ही अपना आंसर आप समझ जाएंगे, चेन आइसोमर आंसर हो जाएगा। साइड चेन यहाँ 1 और यहाँ 2, ये जो आइसोमर बना ये कैसा आइसोमर बना बेटा, चेन। अगला मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको ज्ञान सीखना पड़ेगा बेटा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये हो जाता है 6, जबकि यहाँ आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 5। तो इसका मतलब यहाँ ए की वैल्यू 6 होगी और टी की वैल्यू क्या होगी 0, जबकि यहाँ ए की वैल्यू 5 होगी और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसलिए इनको हम लोग चेन आइसोमर बोलेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो, ये एक्चुअली ना इपॉक्सी का नेचर होता है। इपॉक्सी के अगर बगल में कोई अल्काइल ग्रुप हो तो नंबरिंग आप लोग लास्ट तक करते हो, आईयूपीएसी में सिखाया जाता है। और इपॉक्सी के सामने इधर उधर जैसे यहाँ होता है यहाँ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप नॉर्मली नंबरिंग आप उसकी कर सकते हो। पूछो, ये आंसर सेम आएगा, क्यों क्यों? अच्छा, साइड चेन क्या मिलेंगे सेम, हाँ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा उस केस में। क्या आप ये सेकंड वाला सवाल सीख गए बेटा जी? इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इपॉक्सी रिंग के जस्ट बगल में, इपॉक्सी होता है ऑक्सीजन के साथ बनी हुई रिंग, इपॉक्सी रिंग के जस्ट बगल में अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो नंबरिंग उसके साथ आगे तक जाती है, लेकिन यहाँ बगल में तो नहीं है कोई भी, तो यहीं पर आकर रुक जाएगी और इसको साइड चेन मानते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर बता दो दिया, चेन। जल्दी से जल्दी सोचिए सभी, जल्दी से जल्दी सोचिए सभी। मैंने बोला जय, जो इपॉक्सी रिंग है, इपॉक्सी रिंग से जस्ट बराबर वाले कार्बन पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो पूरे अल्काइल ग्रुप तक आप लोगों को पहुंचाना है नेमिंग को या नंबरिंग को। वही बातें नहीं प्लीज। सारे बेटा बातें नहीं। भाई चल यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से आपने देखा ए और टी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ ए की वैल्यू भी 2 और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। का मतलब मेरे भाई ये तो पोजीशन आइसोमर हो। आ जाते हैं, ए की वैल्यू क्या आ रही है 3 और टी की वैल्यू क्या आ रही है 1,
ए की वैल्यू क्या आ रही है 3 और टी की वैल्यू क्या आ रही है 1। अगेन दे आर पोजिशन। कहाँ जाते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन है जी 6, टी की वैल्यू 0। मेन चेन में कितने कार्बन है जी 6 और टी की वैल्यू 0। आइसोमर हो जाएंगे मेरे भाई। बहुत ही सुंदर, बढ़िया तरीके से चेन और पोजीशन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब एक काम कर लो, अब एक काम कर लीजिए, का सवाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोगों को फोकस करना है इसके ऊपर। फाइल बनेगी, चलो डेमो में डाल। बहुत यार सवाल, प्रिंटर थोड़ा सी दिक्कत हो रही है तो भाई आप थोड़ा सा एडजस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पहला सवाल दिखाई दे रहा है ऋषभ, दिखाई दे रहा है सवाल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन दिस कंपाउंड। सोचिए सर, अनसैचुरेशन के लिए ना आपने एक डेटा बता रखा था, क्या था वो बेटा जी, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। साफ साफ पता लग रहा है सर, पाई बॉन्ड यहाँ मुझे 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ 1 नजर आ रहा है, यहाँ 1 और बाकी 2 ये रिंग। साफ साफ पता लग रहा है 3 3 6 7 8 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्या क्लास के बाकी सभी बच्चों का भी है आंसर? नोट कर लो, कॉपी में इंपॉर्टेंट है, पीवाई की उठाना है प्रॉपर। इसके साथ में एक नीचे वाला सवाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके साथ में आप लोगों को नीचे वाला भी एक सवाल दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। वो भी एक बार ट्राई करें, ऑनलाइन वाले आंसर्स भी बताएंगे, ऊपर वाले सवाल को बना के आपने लिख लिया होगा। निदान आंसर बता, जल्दी से जल्दी आंसर बता, क्या आंसर होना चाहिए भाई, सभी बच्चे बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे अब क्लास के सभी बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज चेन आइसोमर, इनमें से कौन सा पेयर चेन आइसोमर कहलाएगा बेटा? समझो और आंसर बता दो। हो गया भाई आंसर। चेन आइसोमर निकालने की निंजा टेक्निक क्या थी, एक टिक निकाल दो, मतलब ए और टी निकाल दो, देन इट इज अ चेन आइसोमर। ये बच्चा कह रहा है बी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। साफ पता लग रहा है ये 6 है, ये 5 है। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया भाई, बाकी सोचने की आवश्यकता ही नहीं। गेम समझ में आ गया? हाँ ना में जवाब दो भाई। ये कह रहे हैं, चलो इसको अभी बाद में करेंगे। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो पर, मिनिमम कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड, मिनिमम कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू ऑफ कीटोन टू शो द पोजिशनल आइसोमर। कह रहे हैं मिनिमम कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू कीटोन टू शो द पोजिशनल। भाई कीटोन को मिनिमम ही 3 कार्बन होते हैं, कम से कम 3 चाहिए, और आपको बोला है पोजिशनल शो कराना है। भाई अगर तू चौथा यहाँ लगा भी देगा तो बता पोजिशनल आइसोमर क्या चाहिए आपको बेटा जी? एटी की वैल्यू क्या चाहिए होगी बेटा जी? सेम चाहिए होगी ना। कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे 4 कार्बन से भी। 5वां जब कार्बन आएगा तब जाके डेटा आपके सामने समझ में आएगा। ये ऐसा लगा दिया मैंने, पूरी गेम समझ आ रहा है। और ऐसा मैं कर सकता था, कार्बन 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 ऐसा। अब इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ एटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे? सेम मिलने वाली है। अभी तो मैं कह पाऊंगा यस इट हैज पोजिशनल आइसोमर।
बढ़िया सवाल है, नोट करो। अच्छा सवाल है, नोट कीजिए भाई। अच्छा सवाल कहूंगा भाई मैं इसको, नोट कीजिए। कौन माया कृतिका? माया बेटू, राचिता, क्लियर हो रहा है बेटा? जब मत तू छोटे क्यों था इतने दिन से? चल रहे थे पेपर तो चलते रहते हैं यार। आज की क्लास में मैंने चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर को अच्छे तरीके से निपटा दिया। ठीक है, कोई भी सवाल पोजीशन पर आ रहा है, आप लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से क्लास के सभी बच्चे इस डेटा को देखें भाई। किसका? हाँ, आंसर 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। होप ये बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अगला फंक्शनल का है, वो छोड़ दो अभी के लिए। बस यही बता दो, क्या नीचे वाले दोनों सही हैं या गलत? यानी कि सी और डी सही है या गलत? सी क्या चेन आइसोमर है? आंसर है, क्योंकि ये 6 और 2 62 आ रहा है, वो 6 और 1 61 आ रहा है। यही आंसर हो गया, करेक्टली मैच पूछा था। बाकी डी वाला भी देख लेते हैं। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ 62 आ रहा है और यहाँ 61 आएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो, क्या ये बेहतरीन बात है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आइसोमर पूछे हुए, ये तो बाद की बातें हैं। तो ये वाला और बता दो बस सवाल हमें। अंदर सवाल है मेरे वाले, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख जाएगा। मैच करना है आपको, मैच नहीं मेरे भाई। आप लोग एक बार सोच लीजिए, किससे पूछूंगा बता दीजिए, जिससे पूछूंगा वो बता दीजिए। क्या तरीका होता है कैलकुलेट करने का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? रिंग प्लस पाई बॉन्ड। पहले वाले कंपाउंड में अगर आप चेक करोगे तो 1 पाई ऊपर है और 1 पाई अंदर है और 1 रिंग। तो कितनी वैल्यू हो गई बेटा जी? मतलब पहले वाले को अगर मैं मैच करना चाहूँ बेटा जी, तो ये इसको मैच कर देंगे किससे? ऐसे। दूसरे वाले को देखता हूँ तो मेरे भाई 1 पाई ये 3 और 1 की रिंग को मैच करना होगा तो ये आर। यहाँ जाओगे 1 2 3 4 5, तो ये डेटा आ जाएगा ऐसा। ये कहाँ पहुँचेगा मेरे भाई? क्या मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है? यार ये बहुत आसान है, आप टेंशन ना लेना, बेहद आसान चीज़ है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का गेम हमने बहुत उम्दा पढ़ा रखा है और भी, लेकिन अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ। क्या क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर हो गया बेटा? बोलो हाँ यार। तो बेसिक बातें हैं सर, ये तो किसी को भी क्लियर हो जाएगी। नोट करने की इच्छा नहीं कर रही होगी तुम्हारी? खत्म हो गया क्या? अच्छा मैं आज आप काम कर लेते छुट्टी है तेरी?